हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं हूँ प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं अंकित जी, जो कि है कमोडिटी समाचार से। तो नमस्ते अंकित जी, स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। जी नमस्कार प्रिया मैम और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी। अंकित जी, आज बाजार ऊपर देख रहे हैं हम। फॉर अ चेंज इट इज अप। सेंसेक्स जो है 84,789 पर है और निफ्टी 25,964 पे है। एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर इज टीएमपीवी, वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, कोटक महिंद्रा एंड एचडीएफसी बैंक। टॉप फाइव गेनर्स: श्रीराम फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, बजाज ऑटो, कोटक महिंद्रा एंड बजाज फाइनेंस। टॉप फाइव लूजर्स: टीएमपीवी, अदानी एंटरप्राइज, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारत इलेक्ट एंड एचडीएफसी लाइफ। आज जो बाजार हम ऊपर देख रहे हैं, आई थिंक द मार्केट इज ओवरऑल पॉजिटिव, जिसके कारण हम बाजार को ऊपर देख रहे हैं। अंकित जी, आपके क्या ओपिनियन है? आज अगर हम देखें तो मेटल, आईटी, फार्मा सेक्टरल इंडाइसेस की बात करें तो सब ग्रीन में नजर आ रहा है। ऑटो, बैंक, ऑयल एंड गैस, पीएसयू, ये सब 0.5 to 1% ऊपर है। बीएसई मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस भी ऊपर है बाय 0.4%। So what is your opinion on the market as well as the commodities? और अगर देखेंगे तो स्पेशली अगर बात करें तो जो स्टॉक्स हैं वो काफी बेहतर लग रहे हैं। अगर मैं निफ्टी की हम्म। बात करूं तो काफी टाइम से एक रेंज में चल रही है, काफी एक रेंज में चल रहा है। बैंक निफ्टी ने न्यू हाईज जरूर बनाए हैं, लेकिन अगर मैं बात हम्म। करूं तो बैंकिंग स्टॉक्स ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। लेकिन फिर भी निफ्टी के हम्म। अंदर स्ट्रेंथ बनी हुई है। एक हम्म। रेंज बनी हुई है, जब तक ये 24,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक ये पॉजिटिव रहेगा। और ये जिस हम्म। दिन 26,500 का लेवल क्रॉस कर दिया, उस दिन फिर फर्दर अपसाइड रैली के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जो बीच में हम्म। रिपोर्ट्स आई थी मॉर्गन स्टैनले की कि आने वाले टाइम में 29,000 30,000 भी जो है निफ्टी हो सकती है, तो वही मुझे लग रहा है कि हम्म। इसके अंदर सेम व्यू मेरा रहेगा। अभी कोई नेगेटिविटी वाली चीज देखने को नहीं मिल रही है। अगर मैं हम्म। मैक्रो इकोनॉमिक की बात करूं तो यूएस चाइना का ट्रेड डील होता हुआ नजर आ रहा है। जो शटडाउन हम्म। था वो खत्म हो गया है। अब आगे के डेटा हम्म। के ऊपर निर्भर करेगा कि मार्केट किस तरह से आगे फॉलो कर सकता है। वहीं अगर बात हम्म। करूं इंडिया के साथ में, अभी तक डील नहीं हुई है। कब होगी कैसे होगी उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से हमने अपना इन्फ्लेशन का डेटा 0.25% रहा है, हम्म। लगातार हम अपने इन्फ्लेशन का डेटा देखें तो लगातार गिरता हुआ आ रहा है। सबसे बड़ी वजह है जीएसटी रिफॉर्म। जो एक वापस से जीएसटी रिफॉर्म आया, उसका असर अब मार्केट में हमको देखने को मिल रहा है। इसी वजह से हम्म। स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर बनी हुई है। एफआईआईएस की अगर बात करूं तो लगातार इसके अंदर बिकवाली चल रही है, लेकिन डीआईएस की अगर बात करूं तो वो लगातार इसके अंदर बाइंग में है। बहुत ज्यादा अगर देखा ड्रिवन मार्केट देखा जाए तो पूरा की पूरा इस समय जो मार्केट है वो डीआईएस ड्रिवन है। जी। सप्लाई, अगर डिमांड और सप्लाई की बात करें फॉर गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल, तो आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द डायनामिक्स? डायनामिक्स की बात करूँ, फंडामेंटल्स में एज ऑफ नाउ कोई चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्लगिशनेस रहेगी गोल्ड के अंदर। गोल्ड में 3880 नीचे में सपोर्ट रहेगा। और ऊपर की अगर बात करूं तो समवेयर अराउंड जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 4250 से $4,400 का। तो 4250 से $4,400 का रेजिस्टेंस और नीचे में 3880 का सपोर्ट, इसी के बीच में मुझे लगता है कि कुछ टाइम तक ट्रेड करेगा। अगर ये वाली एक्सपायरी इसी रेंज में निकलती है तो आने वाले मुझे लगता है कि अगले जो दिसंबर का महीना रहेगा वो भी इसी रेंज में ट्रेड करता रहेगा और थोड़ा सा प्रेशर और डेवलप होता हुआ नजर आएगा। गोल्ड इस समय देखा जाए तो काफी $4,000 के ऊपर चल रहा है, स्ट्रेंथ बनी हुई है नो डाउट। लेकिन 1,32,000 दिवाली के पहले जो हाई लगे थे वो थोड़ा सा अब कहीं ना कहीं फेड होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक रेंज जो रहेगी इसकी, मोटा मोटा अगर रेंज बोलूं अगले 2 से 3 महीने की, 1,15,000 से लेकर 1,30,000 के बीच की रेंज रहेगी। जब तक न्यू हाइस को ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक फ्रेश लेवल या फिर फ्रेश अपसाइड की थोड़ा सा एक मुझे लगता है कि थोड़ा सा रुकना चाहिए। एक कंसोलिडेशन का फेज आएगा, कंसोलिडेशन के फेज में फिर फ्रेश रैली क्या आएगी, क्या ट्रिगर्स होते हैं मार्केट में, फेड हम्म। किस तरह से इंटरेस्ट रेट को लेता है, डेटा किस तरह हम्म। से निकल के आते हैं यूएस की तरफ से, उन सबको अब देखना बहुत जरूरी होगा। हम्म। आप जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देखिए, टेंशन्स है, ट्रेड पॉलिसीज है, तो इसका असर क्या हो रहा है कमोडिटी पे? अभी तो हम टेंशन विद इन द कंट्री भी देख रहे हैं, रेड अलर्ट पर है कई सारी सिटीज, तो इसका, इन सब का क्या असर हो रहा है कमोडिटीज पर? देखिए, जो इंडियन में अगर जो हम लोग रेड अलर्ट्स पे चल रही हैं, इसका कोई मेजर असर देखने को नहीं मिलेगा। जो मेजर असर है वो जियोपॉलिटिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स का देखने को मिलता है। तो मैक्रो हम्म। इकोनॉमिक्स में देखें तो अभी वहां पे नई कोई हलचल देखने को नहीं मिल रही है। रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाने वाली बात थी वो भी कहीं ना कहीं फेड होता नजर आ रहा है। चाइना से डोनाल्ड ट्रम्प है कहीं ना कहीं दबते हुए नजर आ रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसीज क्या रहने वाली हैं? तो मैंने बोला हम्म। कि जियोपॉलिटिकल टेंशन वाली जो चीजें हैं वो अभी एज ऑफ नाउ कोई नई क्रिएट नहीं हो रही है। लेकिन जो हम्म। क्रिएट हो रही है वो सबसे पहले एक ही चीज है कि शटडाउन खत्म होने के बाद अब हम्म। फेड क्या करता है उसके ऊपर पूरी नजर रहेगी। और यूएस के इकोनॉमिक डेटा 45 डेज से हमने यूएस के इकोनॉमिक डेटा रिलीज होते हुए नहीं देखे हैं। वो जब हम्म। रिलीज होंगे
तब मार्केट की क्लियर पिक्चर होगी। यूएस का डेट खत्म नहीं हुआ है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है वो बने रहे। शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे थोड़ा सा बहुत हो सकता है। जी। इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट डिमांड्स कैसे हैं फॉर गोल्ड सिल्वर एंड ऑयल? गोल्ड सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड सिल्वर में डिमांड स्ट्रक्चर बनी हुई है। अगर मैं इंडियन मार्केट में बात करें तो जो ज्वेलरी डिमांड है उसके अंदर कमी देखने को मिल रही है। लेकिन जो गोल्ड है, सिल्वर बार्स हैं, गोल्ड कॉइन्स हैं, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लगातार देखते चल रहे हैं। थोड़ा सा भी कोई करेक्शन आ रहा है तो लोग उसके लिए डेफिनेटली इन्फ्लुएंस्ड है कि गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो वहां पे कंटिन्यूसली अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से वो कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन ज्वेलरी डिमांड कहीं ना कहीं स्लगिश होती नजर आ रही है। इंपोर्ट्स भी कहीं ना कहीं कर्व होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि डिमांड जो है वो स्लगिश हो रही है। वहीं बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल के अंदर डिमांड और सप्लाई ऑलमोस्ट सेम है। कोई बड़े चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। बहुत टाइम से एक रेंज में भी चल रहा है क्रूड ऑयल। एक स्लाइटली अगर कोई भी डिमांड इंक्रीज या फिर कुछ नया टेंशन जियोपॉलिटिकल होगा, उसके बाद ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हमें नया मोमेंटम देखने को मिलेगा। नहीं तो ये जो रेंज में चल रहा है पिछले 2.5 महीने से, इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जी। प्रोडक्शन कॉस्ट ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो है, इनका क्या असर हो रहा है माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज कमोडिटीज? देखिए, जो डिमांड और सप्लाई की अगर बात करें तो माइनिंग वगैरह में जो माइनिंग है, वो अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो 3600 से 3900 टन के आसपास की है। लेकिन जो डिमांड है वो 4600 से 4900 टन के आसपास की है। तो करीब करीब 1000 टन के आसपास का यहाँ पे डेफिसिट है, जिसकी वजह से उसके कारण पूर्ति हो जाती है, आपूर्ति हो जाती है। लेकिन रिसाइकलिंग में थोड़ा सा भी कोई डिस्टर्बेंस रहा तो डेफिनेटली प्राइसेस वापस से शूट अप होते हुए नजर आएंगे। वहीं हम्म। अगर बात करूं मैं सिल्वर की, तो सिल्वर में डेफिनेटली माइनिंग जो कॉस्ट है वो अभी भी $26 के आसपास ही है। लेकिन वहां से फेवरेबल है। लेकिन जो डिमांड है वो कंटिन्यूसली मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बढ़ती हुई नजर आएगी। इंडस्ट्रियल डिमांड डेफिनेटली कहीं ना कहीं सोलर पैनल्स हैं, 5G टेक्नोलॉजीज है, जितनी भी सेंचुरीज में जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसमें सबके सिल्वर यूजेबल है। तो इंडस्ट्रियल डिमांड आज की तारीख में 58% है। 2% भी अगर शिफ्ट होता है 60% या फिर चाइना रिवाइव करता है, तो जैसे ही चाइना रिवाइव करेगा मार्केट में वापस आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, डिमांड क्रिएट होते हुए नजर आएगी। और अब हम्म। तो सिल्वर को भी एक हेज अगेंस्ट करेंसी में अब धीरे धीरे मान्यता देखने को मिलेगी। अब जैसे सिल्वर हम्म। है उसके ऊपर भी लोन आपको मिलना चालू हो जाएगा। वॉलिटिलिटी ज्यादा है तो थोड़ा सा लोन जो अमाउंट है वो थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन फिर भी पॉजिटिव स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर मुझे लग रहा है कि जो स्ट्रेंथ है आने वाले टाइम में ये बनी रहेगी, टेक्निकल भी, इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी और इंडस्ट्रियल भी। हम्म। अब टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो क्या इंडिकेट करते हैं फॉर दीज थ्री कमोडिटीज? क्या मोमेंटम है इनका? गोल्ड रेंज में रहेगा, नीचे बढ़ते हम्म। $180, ऊपर में 4400 डॉलर, इसी रेंज में ट्रेड करता नजर आएगा। सिल्वर हम्म। के अंदर स्ट्रेंथ बन रही है। जब तक $45 के ऊपर चल रहा है तब तक इसके अंदर स्ट्रेंथ बनी रहेगी। $55 का एक रेजिस्टेंस है, जिस दिन $55 का लेवल क्रॉस कर दिया, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी $65 $70 तक के भी टारगेट्स देखने को मिलेंगे। तो अभी एज ऑफ नाउ एक रेंज में ही है, ब्रेकआउट्स के वेट है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या है फॉर दीज कमोडिटीज? गोल्ड की अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो 1,21,000 से 1,18,000 का सपोर्ट है गोल्ड में, M6 में। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो 1,28,000 का रेजिस्टेंस है। वहीं अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर जो सपोर्ट जोन है वो 1,47,000 से 1,43,000 है। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो 1,61,000 से 1,67,000 का रेजिस्टेंस है। इसी के बीच में अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी, बेच के काम सिल्वर के अंदर नहीं करें। शॉर्ट टर्म में अगर कोई भी गिरावट आती है 1,47,000 के आसपास, एक अच्छे खरीदारी के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की बात करूं तो 1,66,000 का लेवल जो है, 1,66,000 1,67,000 का लेवल अगर वो क्रॉस करता है, फिर हम फर्दर अपसाइड रैली की बात करेंगे। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या रहेगा इन कमोडिटीज का? शॉर्ट टर्म आउटलुक रेंज बाउंड है, और लॉन्ग टर्म आउटलुक अभी भी मैं इसके अंदर पॉजिटिव हूँ। तो गोल्ड सिल्वर जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा। एक कोई भी अगर डीप करेक्शन आता है तो बाइक की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। हम्म। ये जो कमोडिटीज है, व्हाट आर द की वीकनेसेस और vulnerabilities दैट यू सी इन दीज कमोडिटीज? देखिए, गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जहां पे डिमांड लगातार हमको बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसका इंडस्ट्रियल यूज कम है लेकिन फिर भी यूज है। लेकिन ज्वेलरी में और सेफ हेवन एसेट में इसको ज्यादा यूज करा जाता है, तो वो एक ड्रॉबैक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है वो गोल्ड फिएट करेंसी में जो गोल्ड है, पहले ब्रिटेन वुड सिस्टम चलता था तो वहां पे गोल्ड के अगेंस्ट में करेंसीज प्रिंट होती थी। लेकिन अब फिएट सिस्टम हो गया तो वो गोल्ड को कहीं ना कहीं उतनी महत्व नहीं दे रहा है। लेकिन अगर वो महत्व वापस से चालू होता है
तो हम डेफिनेटली गोल्ड प्राइसेस वापस शूट अप होते हुए देखेंगे। सिल्वर एक हम्म। हाई वॉलेटिलिटी कमोडिटी है, हाई वॉलेटाइल है, इंडस्ट्रियल मेटल है। कभी वो वॉल्यूम हम्म। के साथ में ट्रेड करती है, कभी वो बेस मेटल के साथ में ट्रेड करती है। तो वो थोड़ा सा हम्म। एक स्पेकुलेशन वाली चीज थोड़ी सी इसमें ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन प्रोस एंड हम्म। कॉन्स की बात करें तो दोनों ही बेस मेटल में तो नहीं है, दोनों प्रीशियस मेटल में है। सिल्वर हम्म। के ऊपर थोड़ा सा अभी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ $50 चल रही है, नीचे के सपोर्ट बहुत कम है। जी। आप फोरकास्ट क्या करेंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, 3 to 6 मंथ्स या एक साल से ज्यादा, फॉर मैंने ऑल अभी दीज थोड़ी थ्री? पहले ही बता नहीं, इसको मैंने अभी कवर करा है कि मुझे शॉर्ट टर्म की अगर बात करूँ तो एक रेंज में लग रहा है। लॉन्ग टर्म की हम्म। अगर बात करूँ तो गोल्ड के अंदर मुझे समवेयर अराउंड $4,900 तक के टारगेट्स, और सिल्वर की अगर बात करूँ तो $55 क्रॉस करती है तो $75 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। जी। सेठी सर, यू हैव एनी क्वेश्चंस? मेरे की कौन से ऐसे इवेंट हैं इनको देखते हुए पोर्टफोलियो मैनेजर की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, पोर्टफोलियो मैनेजर की जो अभी स्ट्रैटेजी वो तो डेटा को फिक्स करने के उम्मीद में है। बाकी जितनी एसआईपी चल रही है उसको कंटिन्यूअसली वो लोग होल्ड कर रहे हैं, और एसआईपी तो मार्केट में मुझे नहीं लगता यूरोप की कंट्रीज की तरफ से थोड़ा सा एसआईपी में ड्रॉ आया है, विड्रॉन आया है। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया से, चाइना से, तो इधर एसआईपी कंटिन्यूअसली बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो पोर्टफोलियो मैनेजर्स यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में कंटिन्यूअसली ऐड करते जाएंगे। सिल्वर को बात करूं तो 15 से 20% बुलियन का आउटलुक, मतलब जो प्रीशियस मेटल है उसको उससे ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि काफी वॉलेटाइल है और काफी ऊपर के रेट्स भी हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट की बात करूं तो तेजी रहेगी। जो डेटा आपने पूछा है डेटा ड्रिवन में, मुझे लगता है कि अभी नॉन फार्म पेरोल का डेटा देखना बहुत जरूरी है, किस तरह का है। उसके बाद सीपीआई का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले टाइम में, और उसके बाद अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फेड की बैठक है। तो ये जो अगला 1.5 महीना है, 1.5 महीने में मुझे लगता है कि इन डेटा के ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए। ये डेटा आने के बाद में दिसंबर छुट्टियों पे चले जाएंगे, छुट्टी पे जाने पे बहुत सारी पोजीशंस कटती हैं। फिर वापस से जनवरी में हम्म। मुझे लगता है कि कुछ नया मोमेंटम या फिर नया कुछ मार्केट सेंटिमेंट्स क्रिएट होंगे। फिर ही हम लोग बात कर पाएंगे कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए अगले 2 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए। मुझे सब सॉफ्ट ट्रेडिंग ज्यादा बेटर लग रही है, थोड़ा सा सेफ होके चलेंगे तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, इसमें आप बताएंगे कि किसका ट्रेंड ज़्यादा रहेगा, गोल्ड और सिल्वर में स्ट्रॉन्ग कौन सा रहेगा? मुझे लग रहा है कि अभी सिल्वर ज्यादा स्ट्रांग रहेगी, जिस तरह से ग्लोबल डेवलपमेंट चल रहे हैं। चाइना अगर रिवाइव करता है, चाइना को रिवाइव करे हुए बहुत टाइम हो गया है। कोरोना के बाद से हम लगातार उसके अंदर स्लगिशनेस देख रहे हैं। जैसे जैसे डिमांड क्रिएट होगी वैसे वैसे इसके अंदर सिल्वर के अंदर ज्यादा पॉजिटिव स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। सिल्वर को यूएस ने क्रिटिकल मिनरल्स के मेटल में भी डाला है, क्रिटिकल मिनरल्स में डाला है। उसका डालने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि आने वाले टाइम में डिमांड क्रिएट होगी, जैसे डिमांड क्रिएट होगी वैसे वैसे इनको स्टॉक्स अपने होल्ड करने पड़ेंगे। तो क्रिटिकल एलिमेंट्स में डालने का नजरिया सबसे पहले एक ही है कि अब यहां से डिमांड क्रिएट हो सकती है। तो सिल्वर के अंदर मैं ज्यादा बुलिश हूं एज कम्पेयर टू गोल्ड, लेकिन गोल्ड में भी बेच के काम नहीं करना है, खरीदारी में जिन्होंने निवेश कर रखा है वो बने रहे। अच्छा, सेंट्रल बैंकों की क्या स्ट्रेटजी है फिलहाल? सेंट्रल बैंक्स लगातार बाइंग कर रहे हैं, हम 3 साल से देख रहे हैं 1,000 टन से ऊपर बाइंग है। मुझे लगता है इस साल भी की जो बाइंग है वो भी 1,000 टन के आसपास हो जानी चाहिए। 1,000 टन नहीं भी होती है तो लेकिन 750 800 टन के आसपास तो रहनी चाहिए। अग्रेसिव बाइंग है, सेंट्रल बैंक से इस रेट पे भी बाइंग कर रहे हैं, और जो सेंट्रल बैंक से लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलते हैं तो ये बाइंग जो है वो कंटिन्यू रहने वाली है। जी। जी। अंकित जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हाल ही में यूएस के बारे में ऐसा कहा गया है कि दे आर लेस रिलायबल पार्टनर, क्योंकि उनकी तरफ से हम काफी अनसर्टेनिटी देख रहे हैं। हर रोज स्टेटमेंट्स बदलते हैं। एक दिन जो है ट्रम्प गवर्नमेंट कहेगी कि दे आर रेडी टू निगोशिएट, नेक्स्ट डे दे से दैट वी डोंट वांट टू निगोशिएट एट ऑल। काफी बातों में अनसर्टेनिटी है, अलग अलग स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, इसलिए कहा गया है कि इट्स लेस ऑफ अ रिलायबल पार्टनर। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? बात आपकी बिल्कुल सही है। रिलायबिलिटी देखिए क्या होता है, विश्वास है और कुछ नहीं है। हम्म। विश्वास क्यों टूटता है? आपके बार बार चेंज करने के स्टेटमेंट से। हमारे घर में भी कोई बार बार स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, कोई दोस्त यार स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होती हैं और विश्वास करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। एक हमारी बात चल रही थी फोर्टनॉक्स को लेके कि वहां पे गोल्ड 8,100 टन गोल्ड है कि नहीं है। सबसे बड़ी हम्म। चीज ये निकल के आ रही है कि गोल्ड वहां पे है कि नहीं है। गोल्ड है, हम्म। तो ऐसा तो नहीं है कि वो गिरवी रखा हुआ है। बीच में बात उठी थी कि उसको जो वहाँ का है हम लोग उसकी वापस से पूरा एक बार चेक करा जाएगा किस तरह से चीजें हैं नहीं हैं, लेकिन वो चीजें निकल के नहीं आई। और जो पूरा एक साइलेंस मोड में चला गया। तो और उसके वही उसी समय हम देखें तो जो एलन मस्क है उसको उनको भी डॉज में से निकाला गया। तो ये सारी कंडीशंस कहीं ना कहीं मार्केट में क्रिएट करती है अनस्टेबिलिटी की। विश्वास कम हो रहा है, जर्मनी अपना गोल्ड वापस लेने की बात कर रहा है। आज की तारीख में कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर है तो वो सिर्फ और सिर्फ चाइना बन रहा है।
चाइना में वर्ल्ड हम्म। की भी तैयारी हो रही है, लंदन में वर्ल्ड की तैयारी ऑलरेडी चल रही है। तो ये वहां पे ऑलरेडी वर्ल्ड का सिस्टम है, लेकिन उसको बढ़ाने की बात चल रही है। तो ये जो हम्म। कंडीशन है, रिलायबिलिटी नहीं बढ़ रही है। रिलायबिलिटी जितनी थी पहले डॉलर की, अब उतनी नहीं रही है। अब हम्म। लोग अपने जो आसपास के अलायंस हैं उसको मजबूत करने में लगे हुए हैं, ताकि सिर्फ और सिर्फ डॉलर पे नहीं बैठा जाए, बाकी अदर चीजों पे भी हम लोग वर्कआउट कर सकें। और जितनी भी कंट्रीज हैं इस समय डिमांड पे है कि डॉलर, ठीक है, एक बोल सकते हैं अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करा जाएगा आने वाले टाइम में। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज है वो फोकस है, वो रीजनल लेवल पे अब ज्यादा फोकस करा जा रहा है एज कम्पेयर टू हम्म। ग्लोबल लेवल पे। हम्म। तो इनकी जो यूएस ट्रेड और टैरिफ पॉलिसीज है, उसका असर उनकी पार्टनरशिप्स पे कहाँ हुआ है ग्लोबली? और डेफिनेटली सभी जगह पड़ रहा है, इंडिया के साथ में पड़ा है, चाइना के साथ में पड़ा है, मैक्सिको के साथ में पड़ा है, कनाडा के साथ में पड़ा है। तो कहीं ना कहीं उनकी चीजें देखने को मिली हैं। थोड़ा सा जो उन्होंने टैरिफ लगाया है उसके साथ में इन्फ्लेशन कंट्रोल तो नहीं हुआ है, 3% के आसपास चल रहा है। लेकिन डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क आया है। कंपनीज को आने वाले टाइम में नुकसान की भी मुझे लगता है कि भरपाई करने की पड़ेगी। उन्होंने टैरिफ को लगाया है, टैरिफ के साथ साथ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कंपनीज को और वहां के जो कॉमन मैन है उनको लॉसेस झेलने पड़ रहे हैं। तभी अब इंसेंटिव्स हम्म। की बात करी जा रही है कि $2,000 पर परिवार को दिया जाएगा जिनकी इनकम हम्म। लो है। इस तरह की चीजें बातें चल रही हैं, ताकि क्योंकि मिड इलेक्शन है उसके ऊपर भी फोकस है। तो जो यूएस का डेट है हम्म। वो लगातार बढ़ता जाएगा। डेट बढ़ेगा तो प्रिंटिंग होगी, प्रिंटिंग होगी तो डॉलर इंडेक्स में हम्म। गिरावट आएगी, डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट आएगी। लेकिन बाकी अदर करेंसी, जो करेंसीज हैं, वो डॉलर के अगेंस्ट में परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, ग्लोबली परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, तो उनकी भी वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है इस समय। तो लोग अपने आप को, जितने बाकी कंट्रीज हैं वो अपने आप को स्ट्रेंथ करने की कोशिश कर रही है एज कंपेयर टू कि जो पुराना टाइम चलता था कि अमेरिका के पास में है, अमेरिका सेफ हेवन का एसेट है, डॉलर सेफ हेवन एसेट है। वो चीजें कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी अब यहाँ पे खत्म होती नजर आ रही है। जी। अगर हम ग्लोबल इमर्जिंग पावर्स की बात करें, इमर्जिंग ग्लोबल पावर्स, तो उनका क्या रिस्पॉन्स है इन दिस शिफ्ट इन यूएस फॉरेन पॉलिसी? देखिए, अमेरिका से कोई एकदम से लड़ाई मोल नहीं लेगा। चाइना ग्लोबल पावर में सेकंड नंबर पे आता है। मुझे लगता है कि उसके बाद, उसके अलावा कहीं इंडिया या फिर जापान, इनसे बात करना सारी सारी समझदारी नहीं होगी। तो जो दो टशन चल रही हैं सिर्फ वो है इंडिया, सॉरी, अमेरिका एंड चाइना। अमेरिका एंड चाइना के बीच में जो चीजें चल रही हैं, अमेरिका अपना पावरफुल है लेकिन चाइना उससे ज्यादा पावरफुल है। इन टर्म्स ऑफ हम अगर डेट की बात करें तो उसमें पावरफुल है। लेकिन जो एक सिर्फ आप जीडीपी की बात कर सकते हैं, जीडीपी जो रिलायबिलिटी देती है कि जीडीपी इतनी है वहां की, अमेरिका की, उस लेवल से अगर लिहाज से देखें तो थोड़ा सा आपको चाइना सेकंड नंबर पे दिख रहा है। लेकिन अगर मैं डेट से कंपैरिजन करूं, अगर उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से कंपेयर करूं, तो चाइना फर्स्ट नंबर पे क्रिएट होता है। हम्म। अब तो जो कंट्रीज यूएस पे डिपेंड करती हैं, उन पर क्या रिस्क्स है एट द मोमेंट? एज ऑफ नाउ इतना बड़ा कोई रिस्क नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हम्म। इतनी बड़ी इकोनॉमी है, डेट पे चल रही है, तो मुझे लगता है कि समय रहते समझ जाएं और अपने आप को स्टेबल करें। रिलीजन जो उनके रिलीजियस है, सॉरी, जो रीजनल लेवल पे है, जो उनके आसपास हम्म। के नेशन है उसके ऊपर थोड़ा सा भरोसा ज्यादा करें, और किसी एक कंट्री पे हम्म। भरोसा ना करते हुए बाकी कंट्रीज के ऊपर भरोसा करना और उनके साथ में डील्स करना मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा। जी। सेठी सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे ऑन दिस टॉपिक? नहीं नहीं, बस हो गया मेरा। जी। अंकित जी, थैंक यू सो मच। एनीथिंग एल्स इफ यू वुड लाइक टू से अबाउट कमोडिटीज और ऑन दिस टॉपिक दैट वी जस्ट डिस्कस? नहीं, मैंने आपसे एक ब्रॉडर वे में इसको डिस्कस करा है। बाकी जी। मेरी मार्केट में कोई पोजीशन नहीं है, जो भी मैंने बात करी सारी सारी अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के कभी मार्केट में ट्रेड मत करिए, और अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा हेज करके या फिर अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। जी बिल्कुल, हम भी यही कहते हैं कि एक एनालिसिस अपनी तरफ से और एक्सपर्ट एडवाइस लेकर ही मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। अंकित जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्ते। थैंक यू सो मच, नमस्कार।